अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अमर ट्यूशन सेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने एलिमेंट को पढ़ा था, कंपाउंड को पढ़ा था, मिक्सचर को पढ़ा था, लेकिन अब हमने एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म को डिस्कस करना है। आपकी बुक में ये एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है। आज हमारा टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, लेकिन हमने इसको ज़रा डिटेल से पढ़ना है ताकि आप लोगों को इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये देखें, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स और सब्सटेंस के हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखेंगे बेसिकली। तो उसको समझने से पहले, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन एज यूजुअल मैंने आप लोगों के साथ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है ताकि आप लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी भी हो और आपको याद करने में भी आसानी हो। और आगे जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, स्टूडेंट्स याद रखें, नोट पैड को अपने साथ रखा करें ताकि जब भी आप लोग जो है वो लेक्चर को सुने तो साथ साथ आप पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। इससे आपको बाद में पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट डेफिनेशन। एलोट्रोपिक फॉर्म की क्या डेफिनेशन है? एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट अगर वो एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अगर लिखूं कि कोई भी एलिमेंट की आप एग्जांपल दे दें, कोई भी एलिमेंट आप लिख लें, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिख रही हूँ, या आप लिख लें ऑक्सीजन कर लें, या आप कार्बन कर लें, या आप सल्फर कर लें, कोई भी एलिमेंट। लेकिन वो एलिमेंट जो कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में मौजूद होता है, पाया जाता है, और वो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में जिसमें वो मौजूद होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उसको वो शो करता है। तो इस फॉर्म को, इस एलिमेंट की इस जो हमारे पास है क्वालिटीज, प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्लियर? सो व्हाट इज एलोट्रोपिक फॉर्म? कि द एलिमेंट, ये आपके पास डेफिनेशन एलोट्रोपिक फॉर्म की, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, वो एलिमेंट जो कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है और वो जो है वो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रखता है, हम कहेंगे कि वो एलोट्रोपिक फॉर्म है उस एलिमेंट की, उस सब्सटेंस की। और इस फिनोमिना को, ये जो फिनोमिना आपके पास है, इसको हम एलोट्रोपी का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, उस एग्जांपल को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे आपके पास एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? इट इज अ एलिमेंट। अब वो एलिमेंट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो हमने देखना है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मीन्स O2 एंड ओजोन मीन्स O3। अब यहाँ पर आप देखें, अगर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि दो ऑक्सीजन ने अगर बॉन्ड बनाया हुआ है, या ऑक्सीजन इस तरह से मोलिकुलर फॉर्म में मौजूद है, तो हम इसको नाम देते हैं ऑक्सीजन का। अब ये जो O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में पाया जाएगा? वो O2 की फॉर्म में। हम अपने एनवायरनमेंट से, हम अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं जब हम, तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन को जो हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं, वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा? वो O2 की फॉर्म में मौजूद होगी। इसका मतलब कि ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मौजूद होती है और O3 फॉर्म में भी मौजूद होती है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हुआ? ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म। O3 जो, अगर हमारे पास O3 है तो उसको हम कहेंगे कि ये इट इज कॉल्ड अ ओजोन। आप लोगों ने ओजोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को एज ए इन्वेलप, एक कवर करती है, बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से, जो कि सूरज से आ रही होती हैं। जब सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं तो ये ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है।
और हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो ओजोन लेयर है वो क्या है और इसका क्या बेनिफिट है। तो ये सारा कुछ हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। Why? Because it exists in O2 as well as it exists in O3 in the form of O3. O2 means oxygen and in the form of ozone. Clear? नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कार्बन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन की एग्जांपल। अब कार्बन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, it exists in the form of graphite, it exists in the form of Buckminster fullerene. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके पास डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा है। अब अगर हम डायमंड की बात करते हैं, सिंपल हम कहते हैं डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो आपके पास कार्बन मौजूद है अपनी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जब कार्बन कार्बन के साथ लिंक कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है, तो वो जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है वो या तो डायमंड बनाएगा या तो ग्रेफाइट बनाएगा, ठीक है, या तो बकमिंस्टर फ्लोरीन बनाएगा। इसका मतलब कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो कौन कौन सी है, वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फ्लोरीन है। चलो हमारे पास जो लास्ट कोर्स था उसमें डायमंड का जिक्र भी है, ग्रेफाइट का, इनकी यहाँ तक नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन अब जो अपडेट हुई है बुक, उसके अंदर हमारे पास ये बकमिंस्टर फ्लोरीन का जो है वो कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इमेज शेयर की है। इस इमेज के अकॉर्डिंग ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है और ये फ्लोरीन है। तीनों के तीनों कार्बन से मिलकर बने, दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बट डिफरेंशिएट कहाँ पर आता है, अगर हम डिफरेंशिएट करें इन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम्स इस तरह से ये देखें 3 डायमेंशनल टेट्राहाइड्रल फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये डायमंड को बनाते हैं। अगर ये ट्राइगोनल प्लानर में अरेंज हुए होते हैं तो ये हमारे पास ग्रेफाइट को बनाते हैं, जैसे कि आपको इमेज के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है। और अगर इस तरह स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं तो हम कहेंगे कि ये फ्लोरीन है। यानी कि ये टोटल जो आपको नजर आ रहे हैं ये 60 कार्बन है जो कि कंबाइन होते हैं और जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं और हमारे पास जो है वो फ्लोरीन बनाते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन का नाम दिया गया इसको। अब क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन का कॉन्सेप्ट नया है तो आपकी बुक में इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो जो फ्लोरीन होता है इट्स स्टेबल्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो फ्लोरीन होता है, अब आपने जैसे यहाँ पर देखा होगा अकॉर्डिंग टू इमेज स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप से मुराद ये है कि कोई भी एंड, ये भी मैं आपको बताती हूँ, अभी आगे पॉइंट्स में मौजूद है कि कोई भी जो इसका एंड है वो फ्री नहीं है। तमाम कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं, कोई भी एंड फ्री नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ये एंड फ्री है, ये वाला एंड फ्री है, यहाँ पर ये वाला एंड फ्री है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंड फ्री नहीं होता है। तो इस फॉर्म में अगर हमने स्टेबल करवाना है या फ्लोरीन जो है वो इस फॉर्म में आने के लिए, ये किस फॉर्म में किस तरह से स्टेबल होता है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर और बहुत हाई प्रेशर के ऊपर जाकर जो है वो स्टेबल होता है। जिसकी नेचर होती है वो कोवलेंट नेचर होती है, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। तो आयनिक क्या होता है, कोवलेंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए, बल्कि आपने ये डिस्कस किया होगा पोलर को और नॉन पोलर को। ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। ये एक रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक का। तो उसकी अगर हम बात करें उसके मुताबिक, तो जो हमारे पास वाटर है, पानी जिसे कहते हैं हम, वो पोलर है, वो पोलर में डिसॉल्व होगा। और अगर हम बात करें कि बाकी कंपाउंड्स को, जैसे ईथर है, बेंजीन वगैरह, सेम ऐसे ही यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो भी हमारे पास कोवलेंट इन नेचर होता है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है, यानी कि नॉन पोलर है और वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा।
इसका स्ट्रक्चर यूनिक होता है, जैसे कि आपने देखा मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि कोवलेंट है ना, शेयरिंग की हुई है, एक का अगर माइनस है एक का प्लस है, यानी कि टोटली अगर ओवरऑल हम देखें तो मॉलिक्यूल चार्ज नहीं होता, यूनिक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, यहाँ पर देखिए कोई इसकी बाउंड्रीज नहीं है क्योंकि स्फेरिकल है। और जो अगर हम देखें तो इसकी, हाँ, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एंड कोई भी फ्री नहीं है, इसीलिए इसमें कोई पेयर या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होता है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे के साथ जो है वो पेयरिंग की होती है, इसीलिए वो जो है वो मिलकर एक स्फेरिकल शेप जो है वो बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की, मैं यूनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही थी, तो यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर जो है वो दो तरह की इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म्स में जो है वो अरेंज हुए हुए एटम्स, कार्बन एटम्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है और देन एक स्फेरिकल फॉर्म में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो वो जो शेप्स हैं वो या तो ये हेक्सागोन होती है या तो ये हमारे पास जो है वो पेंटागोन होती है, दोनों हमारे पास है, हेक्सागोनल और पेंटागोन, ये दोनों जो है हमारे पास, इन दोनों फॉर्म में कार्बन ने अपने आप को अरेंज किया होता है। अब जो कार्बन एटम्स यहाँ पर हैं वो ऑलमोस्ट 20 जो हैं वो हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं और जो 12 है हमारे पास वो पेंटागोनल फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं, इट इज एस्टिमेटेड। क्लियर? तो यहाँ पर इसकी अब आप इमेज को जरा ध्यान से देखें, मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग बताती हूँ, बुक में भी आपकी इमेज बनी हुई है, ये देखें, ये ग्रेफीन है, ये डायमंड है और ये बकमिंस्टर है। ठीक है, डायमंड की ये, जैसे आपको तो पता है एज यूजुअल की डायमंड की ये शेप होती है, ये टेट्राहाइड्रल अपने आप को जो है वो अरेंज किया होता है एटम, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करके स्ट्रक्चर में बताया है। अब ये बकमिंस्टर फ्लोरीन देखें, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये देखें, ये जो ये आपके पास शेप नजर आ रही है फ्रंट पर, ये पेंटागन है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इसके साथ देखें 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये कौन सी शेप है, हेक्सागोन, और ये कौन सी शेप है, पेंटागोन। सेम यहाँ पर भी कौन सी है, हेक्सागोन। इसका मतलब ये है कि पेंटागन और हेक्सागन की फॉर्म में एटम अरेंज हुए हुए हैं और इन सब ने आपस में एक दूसरे को कंबाइन करके एक स्फेरिकल सा जो है वो यूनिक सा स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन का नाम देते हैं। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो स्टेबल होता है। सो आई होप ये जो न्यू कॉन्सेप्ट आपकी बुक में आया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इट हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, हम इसके स्ट्रक्चर कहते हैं केज नुमा है, जैसे कि आपको नजर आ भी रहा है, इट इज लाइक अ केज। क्लियर? नेक्स्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और ये जो आपके पास है ये फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं। इट इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि ये चार्ज नहीं है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की या हम करंट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम करंट की डेफिनेशन में कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको हम नाम देते हैं करंट का। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको हम करंट। अब यहाँ पर जब चार्ज ही नहीं है मॉलिक्यूल तो फिर करंट कैसे पास होगा? इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए why the fluorine molecule do not conduct electricity, so आपको पता होना चाहिए because it has a unique structure, its molecule is not charged, that's why it do not conduct electricity. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास है डेट इज सल्फर।
सल्फर की एग्जांपल, अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके जो एलोट्रोप्स हैं सल्फर्स के वो 2 हैं। एक हमारे पास रोम्बिक होता है और एक मोनोक्लाइन होता है। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो है वो इनकी इमेजेस बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर सारा कुछ बताया हुआ, ग्रेफीन है, ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है, ये बकमिंस्टर है, और ये हमारे पास जो है वो सल्फर की रोम्बिक सल्फर है, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है। क्लाइन क्लेमिक यानी कि हमारे पास जो मोनोक्लाइन होता है वो सल्फर है। दीज आर द एलोट्रोप या एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर। ये इमेजेस आपके पास जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, दी हुई है। अब यहाँ बुक के अंदर आपको एक पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट में कि रोम्बिक एंड मोनोक्लाइन, द फॉर्मर यानी कि जो मोनोक्लाइन है इज मोर स्टेबल होता है देन लेटर। जो हमारे पास रोम्बिक है वो जो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है मोनोक्लाइन के। ये बात उसने बस बताई आपको, एक पॉइंट बताया हुआ है जो कि आपने अपने जहन में रखना है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक छोटा सा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, लेकिन याद रखिए अपने जो नोट पैड्स है आपने अपने साथ रखने हैं, ताकि इन कुछ कीज जो की पॉइंट्स हैं उसको आप हाईलाइट कर सकें और उसको जो है वो इस फॉर्म में याद कर सकें। आपने अटेम्प्ट कोशिश किया करें, जब आप पेपर या टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आप प्रॉपर जो है वो हेडिंग्स को दें, पॉइंट्स बनाएं। मैं शुरू से अपने स्टूडेंट्स को यही कहती आई हूँ कि वो पॉइंट्स बनाया करें, पॉइंट्स बना बना कर याद किया करें। उससे आपको आसानी भी होगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आपको जो है वो अच्छे मार्क्स गेन करने की भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया है। एज यूजुअल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपके माइंड में अराइज हुआ है इसको लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर लाजमी करूँगी। सो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।